एक विचार के तौर पर देखें तो पूर्वांचल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार के पश्चिमी जिलों को मिलाकर बनता है। अब उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं अगर हम बिहार में पूर्वांचल वाला वो क्षेत्र देखते हैं जो पश्चिमी बिहार के हिस्से में आती है, तो ऐसी 4 सीटें सामने आती हैं। अब यूपी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर तक में वोट पड़ेंगे, तो बिहार में भी जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन पर हम आज नजर डालने वाले हैं। पूर्वांचल कभी माफियाओं से पहचान बनी, कभी बाहुबलियों से। अब यहां हनक दिखती है उन राजनीतिक संगठनों की जो प्रतिशत में भले ही कम हो, लेकिन पूर्वांचल की किस्मत उनके वोट तय करते हैं। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की, 4 सीटें बिहार की। चुनाव के अंतिम चरण में पूर्वांचल की कुल 17 सीटों पर जीत हार की बिसात बिछी है। एनडीए और गठबंधन दोनों के बीच घमासान है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करे। आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 40 भाजपा वाला सफाचट। एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी में तैयारियां चल रही हैं वोटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र गोरखपुर में हलचल है। गर्म लू के थपेड़ों के बीच गाजीपुर का राजनीतिक तापमान भी बढ़ रहा है। बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, रॉबर्ट्सगंज, चंदौली, घोसी, मिर्जापुर, सलेमपुर। संविधान मंथन होने जा रहा है। हर सीट पर जोर आजमाइश है। वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। आज इन्होंने पूरे देश को कहीं ना कहीं उजाड़ के रख दिया है, कहीं ना कहीं देश को खोखला करने की राजनीति का प्रयोग करके। पूर्वांचल का अपना मिजाज है। पिछले चुनावों में प्रचंड मोदी लहर में भी एनडीए क्लीन स्वीप नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। निषाद पार्टी और अपना दल एस तब एनडीए के साथ थे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। घोसी और गाजीपुर सीट बीएसपी ने जीती थी। इस बार एनडीए में बीजेपी के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस है और गठबंधन में एसपी के साथ कांग्रेस शामिल है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन
बिहार में पूर्वांचल क्षेत्र की 4 सीटें आरा, बक्सर, सासाराम और काराकट है। 2019 में ये चारों सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू एनडीए में शामिल था। हाथ ऊपर उठाकर जेडीयू अब भी एनडीए के साथ है। जोर उद्घोष के साथ अपना वंदन अभिनंदन उन तक पहुंचाएं। हमको शुरू से थे साथ, हम लोग एक साथ 1995 तो हम इधर उधर हो गए, अब आ गए फिर अब साथ, अब कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये सब उल्टा पुल्टा जो करता है, तो चुनाव के बाद तो फिर तो सबको पकड़े चलेगा कि क्या धंधा इसका। वाराणसी यूपी बिहार संयुक्त पूर्वांचल की धुरी है। 7वें चरण की सभी 13 सीटें और बिहार की सभी 8 सीटें, जिनमें 4 पूर्वांचल क्षेत्र में मानी जाती हैं, उन पर वाराणसी का सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पूरब की पॉलिटिक्स का केंद्र मानी जाती है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ साथ वाराणसी को चुनाव लड़ने के लिए चुना। जीत हुई तो वाराणसी के ही सांसद रहे। फिर 2019 में वो काशी लौट कर आए और अब 2024 में एक बार फिर वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कितना काम किया है? क्या लोग उनके कामकाज से खुश हैं, संतुष्ट हैं और एक बार फिर उन्हें सांसद चुनकर देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? माना जाता है कि काशी से दिया गया संदेश पूरब का सबसे बड़ा जनादेश बनता है और बीजेपी इसे बहुत अच्छी तरह से समझती है। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 और 2019 में काशी ने उन्हें भारी मत देकर संसद पहुंचाया। इस बार फिर भावनात्मक चिट्ठी लिखकर बनारस वासियों से समर्थन मांगा है। बेटे के रूप में खाता हूं, आप सबसे निवेदन की 1 जून को एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। पूर्वांचल और काशी की संरचना ही ऐसी है कि काशी से सिर्फ एक संसदीय सीट या आसपास के कुछ इलाके ही नहीं सकते, बल्कि पूरे पूर्वांचल तक संदेश जाता है। संपूर्ण पूर्वांचल की शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, कारोबार या बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वाराणसी से होती है। लिहाजा जो हवा बहती है काशी से, वो पूर्वांचल में सुनामी बन जाती है। काशी के लिए जो विकास कार्य किए जाते हैं, उनका लाभ पूर्वांचल को स्वाभाविक रूप से मिल ही जाता है। काशी क्षेत्र के सभी जिले नेशनल हाईवे से जुड़े, 5 नए एयरपोर्ट, सहकारिता के क्षेत्र में अमूल दुग्ध कारखाना, स्टेडियम, हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र, टीसीएस कैंपस, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, मेडिकल कॉलेज। इस तरह की योजनाओं का फायदा सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं रहता, आसपास के कई जिलों तक इसका लाभ पहुंचता है। पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हर बड़े पर्व, आयोजन या कार्यक्रम की तैयारियों की खरीदारी के लिए काशी का रुख करते हैं। काशी में लंका, सामने घाट, पड़ाव और रामनगर में बिहार के लोग बहुत भारी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा पूरे पूर्वांचल के लिए वाराणसी और मिर्जापुर सबसे बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं।
बिहार और यूपी के पूर्वांचल की सभी 17 सीटें इस कदर एक दूसरे से जुड़ी हैं कि लोगों की आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, निरंतर आना जाना भी रहता है। लिहाजा काशी पूर्वांचल की धुरी मानी जाती है। जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। पूर्वांचल के मुद्दे बाकी के राज्य से थोड़े से अलग नजर आते हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर तमाम अलग तरह की परियोजनाएं, इस क्षेत्र पर फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में। अब उत्तर प्रदेश की गोरखपुर चंदौली बलिया सीट पर 7वें और आखिरी चरण में घमासान छिड़ा है। बीजेपी 2019 में मोदी लहर में भी पूर्वांचल के इलाके में पूरी तरीके से स्वीप नहीं कर पाई थी। हालांकि प्रदर्शन अच्छा रहा था, तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीत सकी थी और 2 सीटें अपना दल को मिली थी, जो कि एनडीए में पार्टनर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सभी यात्रियों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला, पूर्वांचल की धड़कन, गुरु गोरखनाथ की धरती, महंत अवैधनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की कर्मभूमि। 3.5 दशक से गोरखनाथ मंदिर की परंपरागत सीट होने के कारण गोरखपुर क्षेत्र पर पूरे देश की नजर है। इस लोकसभा सीट पर गर्मियों के मौसम से ज्यादा सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के टिकट पर अभिनेता से नेता बने रवि किशन दूसरी बार सांसद बनने का प्रयास कर रहे हैं। देश का चुनाव भाई कोनो बिटिया का बियाह नहीं करवाए कि जात देखी, धर्म देखी, हमरे लड़का का शादी ना बा। हमरे मोदी जी चलाओ सखी वोट डाले, कमल निशान चलाओ सखी। रवि किशन का मुकाबला इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद से है। एवरीबॉडी जैसे कि हम वोट देली मोदी जी के, हमके मंदिर मिलल। हम वोट देली पूज्य योगी महाराज के 2017 में, हमार मच्छर माफिया चल गई ना, कुल गायब। और दे नो हम मोदी जी हमके खियावन, हम जेकर खाई वह का गायब। व्हेन आई नीडेड फूड हमके मोदी जी खाना देना। सो इट्स वेरी क्लियर। सो दे आर हैप्पी कि मुझे ऐसा ही सांसद चाहिए जैसे योगी महाराज जी से। सो वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम मोदी जी एंड योगी जी, दैट इज व्हाई दे लव इट। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव चल रहा है। ये उत्सव हो गया है जनता के लिए, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव चल रहा है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता यहाँ जीत रही है। गठबंधन का भरोसा जातीय समीकरण पर है। 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने हराया था। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उम्मीदवार बनाकर इस जातीय समीकरण को फिर से ताकत देने की कोशिश की है। यहां पर 4 लाख निषाद, 2 लाख यादव, 2 लाख दलित और 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर, 1.5 लाख भूमिहार और वैश्य वोटर भी हैं। बलिया सीट पर भी सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारे हैं। यहां बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नीरज शेखर के जरिए जीत के साथ इस सीट पर हैट्रिक लगाना चाहती है।
बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने केवल 15,519 वोटों के अंतर से जीता था। इस बार बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह पर भरोसा नहीं जताया है। उधर नीरज शेखर के सामने एसपी ने ब्राह्मण जाति से आने वाले सनातन पांडे को मौका दिया है। सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर एसपी का इरादा ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी को रोकने की कोशिश का है। वहीं बीएसपी ने ललन सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बलिया में ब्राह्मण 15%, राजपूत 13%, भूमिहार 8%, यादव 12%, अनुसूचित जाति 15.5%, अनुसूचित जनजाति 2.6% और मुसलमान 8.03%। चंदौली देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। कुछ साल पहले तक ये नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सिर्फ 13,959 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में उन्होंने यहां से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार मुकाबला काफी कठिन है। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को और बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। चंदौली में सबसे बड़ी आबादी यादवों की, जिनकी संख्या करीब 2,75,000 है। इसके बाद दलित वोटर आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2,60,000 है। इसके बाद मौर्य समुदाय की बड़ी आबादी है, जो 1,75,000 की आबादी के साथ है। साथ ही ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम और राजभर समुदाय के वोटर भी हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से थोड़ी ज्यादा है। चंदौली में बीजेपी को अपनी पिछली जीत को दोहराने की चुनौती है। वहीं विपक्षी दल इस बार के चुनाव में अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश करेगा। इस चुनावी महायुद्ध का परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा। यादव, दलित और मुस्लिम वोटरों को मिला लिया जाए तो गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुल वोटरों का 50% हो जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। इस बार गाजीपुर के क्षेत्र में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का मुद्दा है, लेकिन क्या बदले हुए गठबंधन से सूरत बदल सकती है? सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। गाजीपुर में विकास और जातीय मुद्दों के बीच माफिया की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मुख्तार की मौत मुद्दा है। जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में तो बड़ी बात है। एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। आज पर्व और त्योहारों के दिन कोई दंगा करता है क्या? आज कोई कर सकता है क्या? बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई खतरा बनेगा क्या? अगर बनेगा तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहे होंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं। एक अवसर है गाजीपुर के लिए
और गाजीपुर भी फिर एक बार मोदी सरकार में सहभागी बने। पूर्वांचल में वाराणसी के बाद सबसे अधिक चर्चा गाजीपुर की ही है। समाजवादी पार्टी से अफजाल के सामने बीजेपी से पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं। पारसनाथ राय मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। गाजीपुर सीट से 2014 में मनोज सिन्हा जीते थे। 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी से वो हार गए। आपको मान सम्मान का रक्षा हमेशा करेगा, प्रयत्न करो, हमेशा करेगा। 2024 में बीजेपी के लिए ये सीट सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। सामने जो हुई, मैंने तो पहले कहा मैं शिक्षक की तरह लड़ रहा हूँ और उसी तरह लड़ूंगा हमेशा, और जीत तो अब सुनिश्चित हो गई। आभार प्रकट करते हुए इस उम्मीद के साथ कि अपने गाजीपुर में जीत हार के पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण। गाजीपुर में सबसे अधिक करीब 3.5 लाख वोटर यादव हैं, करीब 2 लाख मुसलमान, लगभग 3 लाख दलित मतदाता, 1 लाख राजभर, 1 लाख कुशवाहा और 1.5 लाख के करीब सवर्ण मतदाता हैं। तो हो सकता है भाई, इनके पास ज्ञान का भंडार है। वो 400 पार बीजेपी का जो नारा है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। इंटरप्रिटेशन ये है कि 543 में 400 पार तो बची कितनी 143 तो 143 बची है, तो कितनी हुई 143? 400 के पार 143 बची है आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ थे, जिसके चलते सपा का MY फैक्टर के साथ बीएसपी का दलित वोट सपा प्रत्याशी को गया और अफजाल ये सीट जीत गए। मनोज सिन्हा 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हारे। 2014 में मनोज सिन्हा जब जीते तब बीएसपी और एसपी अलग अलग थे। उस समय भी बीजेपी को 32,452 वोटों के मामूली अंतर से ही जीत मिली थी। बीजेपी के साथ इस बार एसबी एसपी एनडीए का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। सबसे बड़ा फैक्टर है बीएसपी प्रत्याशी का मैदान में होना। अगर दलित मतदाता और जरा भी मुस्लिम वोटर बीएसपी के साथ गए तो गाजीपुर का चुनाव बेहद रोचक होना तय है। यही बातन के साथ अपन बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पूर्वांचल का क्षेत्र, चाहे यूपी के हिस्से की बात करें या बिहार के उस क्षेत्र की बात करें, खान पान से लेकर बोली तक सब कुछ एक समान सा लगता है। और इसी क्रम में हम आपको बिहार की उन सीटों पर लिए चलते हैं जिन सीटों पर यूपी की सियासत का बड़ा प्रभाव रहता है। आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, ये वो 4 सीटें हैं जहां आखिरी चरण में चुनाव है और इन चारों सीटों पर जातीय जोड़ तोड़ हमेशा से हावी रही। हम अपने सब परिवार के लोगन के प्रणाम करता ने हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। रश्मि जिंदाबाद, 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 लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काराकाट में झंडा, काराकाट में झंडा, पवन भैया की फहरावी की बात, सैया की चुनावी की बात। वैसे तो बिहार में 8 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर यूपी के पूर्वांचल की छाप नजर आती है। बिहार की 4 सीटें आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट। जहां आखिरी चरण में चुनाव है वहां हर सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी 2019 में। इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद है। जून शाम होते होते आरजेडी वाले कहेंगे कि कांग्रेस ने लुटिया डुबो दी। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू करेंगे।
4 जून को दूसरा क्या होगा वो भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा? कांग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोड़ करके वो विदेश में छुट्टियां मनाने चला जाएगा। अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करना है। आरा में बीजेपी के आर के सिंह और लेफ्ट के सुदामा प्रसाद का सीधा मुकाबला है। बक्सर में बीजेपी के मिथिलेश तिवारी का आरजेडी के सुधाकर सिंह से मुकाबला है। सासाराम में बीजेपी के शिवेश कुमार और कांग्रेस के मनोज कुमार के बीच मुकाबला है। काराकाट में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है। लेफ्ट की ओर से राजाराम है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह के आने से लड़ाई त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन को देश बार बार खारिज कर चुका है, नकार चुका है। इनके पास न विजन है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। 2024 में भाई आपका निर्दल रूप से काराकाट क्षेत्र से खड़ा है और मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। दिल बोल रहा है कि सब बम बम होने वाला है। अंतिम चरण का चुनाव बीजेपी के सहयोगियों के लिहाज से भी अहम है। एनडीए की भरोसेमंद साथी अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल, अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सबकी परीक्षा अंतिम चरण में ही है। डॉक्टर संजय कुमार जिंदाबाद। अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच दोस्ती का इम्तिहान भी होगा। पूर्वांचल में एनडीए के सहयोगी अपना दल, ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के प्रभाव की परीक्षा होनी है। राजभर मतदाता घोसी और गाजीपुर में निर्णायक माने जाते हैं। जो पहली लाइन में बूथ पर जाकर सबसे पहले वोट देगा, ओम प्रकाश राजभर, उसके घर सबसे पहले भात तरकारी खाने आऊंगा। सपा और कांग्रेस वालों का तो हवा तो हम निकाल के ले। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज को लेकर आशान्वित हैं। मिर्जापुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने 10 साल अपने क्षेत्र को विकास के कार्यों के संदर्भ में आगे बढ़ाया है। मेरे मतदाताओं की जो अपेक्षाएं थी यहाँ के तमाम विकास कार्यों को लेकर, उसको पूरा करने की ईमानदार कोशिश की है। बहुत सारी मेरी परियोजनाएं अब फलीभूत हो चुकी हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में जितना भी आम जनमानस के बीच में जाती हूँ, जितना भी जनसंपर्क करती हूँ, मुझे ऐसा मन में विश्वास आता है कि जनता मुझे तीसरी बार सेवा का अवसर देगी। बीजेपी के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ लोगों ने तय किया है, 39 पार्टियों ने मोदी के नेतृत्व में, कि 330 पार होगा, एनडीए की सरकार होगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए काम करेंगे। हमने पूरे प्रदेश में कहा है, निषाद लोग कमल में मोदी योगी के साथ डॉक्टर संजय को दे। हम लोग जीत के लिए काम करते हैं। त्रेता में भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे, तो निषाद राज ने अपनी सेना दिया था, उस सीट के लिए नहीं दिया था, जीत के लिए दिया था। जातियों में बटे इस चुनाव में अब अंतिम चरण में साथियों का इम्तिहान होगा कि वो किस तरह अपनी जाति का वोट अपने सियासी दोस्त बीजेपी के पक्ष में करते हैं।